हेलो दोस्तों, मैं चिरंजीव सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आरआरबी पीओ और क्लरिकल्स का प्रीलिम्स एग्ज़ाम अभी आने वाला है। आरआरबी पीओ का 22 नवंबर से स्टार्ट है और क्लरिकल का दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट है। तो पीओ में अभी ज़्यादा 20 दिन के आसपास टाइम बचा है और क्लरिकल में 1 महीना या 40 दिन के आसपास बोल सकते हैं। तो टाइम अभी बहुत कम बचा है और प्रीलिम्स के हिसाब से अगर आपकी तैयारी पहले से काफ़ी अच्छी चल रही है तो अभी आपके पास ये बोल सकते हैं इनफ टाइम है। इंग्लिश है, जो वीक टॉपिक्स हैं उनको आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करके अपने मार्क्स को काफ़ी अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोनों का पेपर पैटर्न सेम ही है, बस लेवल का फ़र्क रहता है। तो हम यहाँ देखेंगे आरआरबी पीओ एंड क्लर्क प्रीलिम्स स्ट्रेटजी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहले इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं। इसके प्रीलिम्स में रीजनिंग का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 25 मिनट्स। वहीं क्वांट का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 20 मिनट्स। पहले ये टाइम एक ही आता था। तो अगर सेफ स्कोर की बात करें तो दोस्तों आरआरबी पीओ के लिए मेरे ख्याल से 60 के आसपास का हमेशा कट ऑफ देखा है हमने और वही आगे भी ऐसा रहता रहेगा। पिछली बार काफ़ी डिक्रीज हो गई थी, लेकिन अभी मॉक्स में भी वैसे सेक्शनल टाइमिंग आ गया है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। कट ऑफ वगैरह में वही सेम पहले वाली रहने वाली है। तो आप अपना एक टारगेट लेके चलिए कि 60 के आसपास आपको मार्क्स लेके आने हैं। अटैम्प्ट्स मत काउंट कीजिए, मार्क्स आपको 60 प्लस के आसपास लेके आने हैं। तो आप काम माइंड से फिर मेंस की तैयारी कर पाएंगे। तो फिर यही आपको माइंड में कन्फ्यूजन रहेगा कि प्रीलिम्स का पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा, ऐसे। और वहीं क्लर्क के लिए तो हमेशा पेपर जैसे बैंकिंग में सबसे ईजियर साइड में अगर देखा जाए आईबीपीएस की, तो आरआरबी क्लर्क का ही आता है। तो यहाँ आपको 75 प्लस मार्क्स आपको टारगेट करने चाहिए। कुछ स्टेट्स जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार वगैरह की तो 79 तक कट ऑफ जाती है। तो आप उसी हिसाब से आपको इसका टारगेट करना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि आप कि लास्ट एक महीने में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपके मार्क्स जो फॉर एग्जांपल अगर पीओ में 50 तक आ रहे हैं तो 60 या 65 के वो आ सकते हैं, या क्लरिकल में 60 तक आ रहे हैं तो 75 तक वो जा सकते हैं। वो 10 से 15 मार्क्स वही डिफरेंस एक क्रिएट करता है जो 5 से 7 मार्क्स का होता है, क्योंकि पीओ में 50 तक कोई भी ले आएगा और क्लर्क में 60 तक कोई भी ले आएगा, लेकिन वो जो 5 से 10 नंबर ऊपर प्लस वाले हैं वही लोग फिर मेंस के लिए राइट करते हैं। तो डिफरेंस यही क्रिएट होता है। तो दोस्तों, अभी आपको डेली एक पीओ और एक क्लरिकल के लिए दोनों को डेली मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम करते हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट की। अभी कौन सा देना है, कौन सा नहीं देना, वो सब बातें पहले की थी। अभी बहुत कम टाइम बचा। अभी आपने जिस भी मॉक कंपनी का मॉक अभी तक देते आए हैं, आप उसी कंपनी का मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि अभी एकदम से चेंज करेंगे तो सबका अलग अलग अपना एग्ज़ाम लेवल रहता है, तो आप एकदम हड़बड़ा जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अब तक जो भी आप जिसको फॉलो कर रहे थे उसी कंपनी का मॉक दीजिए। और एक मेरा सजेशन रहेगा कि जो अब तक आपने पीछे के मॉक्स दिए हैं उनको भी आप सोल्व करके देखिए, या उनको रीअटेम्प्ट का अगर ऑप्शन है उसमें तो आप रीअटेम्प्ट कीजिए। देखिए आपने कितना इम्प्रूव किया है पहले में और अब में। तो आप डेली एक पीओ और एक क्लर्क, ये कैसे भी आप मॉर्निंग इवनिंग या कैसे भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी अगर करना चाहो तो डेली का 2 कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही आपका वो नहीं होना चाहिए। आपको मॉक टेस्ट में ये आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है कि आपको कौन से टॉपिक या कौन से
सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा इश्यू आ रहा है। फॉर एग्जांपल किसी का रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सबका ही स्ट्रॉन्ग रहता है और इसमें आरआरबी में थोड़ा ईजियर साइड में आता है, तो इतना नहीं होता है, रीजनिंग लगभग सब लोग कर लेते हैं। क्वांट में अगर आपको किसी टॉपिक्स में इश्यू आ रहा है, बार बार वही क्वेश्चंस में आप लैग कर रहे हो, ज़्यादा टाइम आप ले रहे हो, तो आपको वो टॉपिक्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और रिवीजन करना चाहिए। ऐसे मत अभी लास्ट टाइम ऐसे मत करना कि कुछ टॉपिक्स जो आपने पहले छोड़ दिए थे, अभी लास्ट टाइम आपको लगता है कि नहीं मेरी तैयारी अच्छी है तो मैं भी वो उनको भी कवर कर लेता हूँ, तो वो क्या फिर इशू जो आप रेगुलर आपकी एक स्पीड से तैयारी चल रही है वो फिर रुक जाती है और आप दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हो, तो वो भी टाइम वेस्ट होता है। तो पेपर में अगर आपके पास पहले रीजनिंग का पेपर ओपन होता है, तो सबसे पहले आपको सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक, ये सब आप पहले करना है, क्योंकि इनमें एकदम बहुत ही ईजी आएंगे और आपको देखते ही विद इन फ्यू सेकेंड्स आप कर दोगे इनको, ज़्यादा टाइम भी नहीं कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन आए तो आप विद 1 मिनट में सारे क्वेश्चन कर जाओगे। वैसे इनइक्वालिटी का भी ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता, 5-6 जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे। अल्फा न्यूमेरिक में थोड़ा सा ध्यान रखना, जो एक फिंगर कंसेप्ट होता है कि स्क्रीन के ऊपर फिंगर रख के जो काउंट करने होते हैं, आप स्क्रीन के पेज के ऊपर करेंगे तो आपके कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि इतनी लंबी स्क्रीन पे रहती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़, तो आप बार बार वो देखोगे, ऊपर नीचे देखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मैं जो एक फॉलो करता था कि दोनों साइड्स में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड में अपने थम्स रख लेता था, फिर जो भी उसमें पूछा है उसको हाइड करके आगे आगे एक बढ़ते जाओ, तो उसमें अल्फा न्यूमेरिक काफ़ी जल्दी और इजी हो जाती है, आपको कुछ लिखना भी नहीं पड़ता, उसमें मेंटली कैलकुलेट होके अपने आप उसका वो जल्दी हो जाता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी आप रीजनिंग का पेपर सोल्व कर रहे हो तो आपके पास जिस टाइप की पजल आती है, तो आप ये नोट कर लीजिए कि आपकी कौन से टाइप की पजल्स में आपका एक्सेल है। जैसे किसी को जो बॉक्सेस होते हैं वो जल्दी होते हैं, मेरे भी खुद का यही है कि मैं बॉक्सेस वाली पजल है वो बहुत जल्दी कर लेता हूँ। किसी का होता है कि जो राउंड टेबल वाला है वो जल्दी करता है, कोई सिटिंग अरेंजमेंट वाला जल्दी करता है, तो आप उसको मार्क कर लीजिए और एक माइंड में रखिए कि 14 नंबर क्वेश्चन बॉक्सेस वाली पजल है, तो अब जब भी वो बाकी सब ईजियर क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद में आपको तुरंत उस पर रन करना है। इससे ये होगा कि अगर आप कंफ्यूज नहीं होगे और लास्ट में ये नहीं होगा कि हमारे पास टाइम कम बचा है और पजल्स 3 पजल रह गई, 2 पजल रह गई। जो 3 या 4 पजल आएंगी उनमें से मुश्किल से एक पजल ऐसी आएगी जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, बाकी सब बहुत ही इजी पजल्स आएंगी, आप नॉर्मली उनको कर सकते हैं। बस ये करना है कि आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा आपकी, कि अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो आप उनको 1 और 2 मिनट्स में कर लोगे, अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, खाली टाइम का इशू रहेगा, बाकी सोल्व सब कर लेंगे। तो रीजनिंग में आपको जो मार्क्स आपको टारगेट लेके चलना है, मेरे ख्याल से आपको मैक्सिमम मार्क्स लेके चलना चाहिए, क्योंकि अगर 40, क्योंकि आरआरबी में रीजनिंग काफ़ी ईजी आती है और ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स रीजनिंग के मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन कर लेते हैं और मैक्स टू मैक्स मार्क भी ऑब्टेन कर लेते हैं। तो जो आरआरबी में कंपटीशन रहता है वो ऑलमोस्ट क्वांट में ही रहता है, रीजनिंग में इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सबके सेम से मार्क्स आते हैं, 35 to 40 के आसपास मार्क्स आते हैं। तो आपको मैक्स टू मैक्स इसमें क्वेश्चन करने हैं, 35 to 38 मार्क्स तक आपको इसमें ऑब्टेन करने हैं, क्योंकि इसमें 35 to 38 तक करोगे तभी आप फिर कंपटीशन में टिक पाओगे, अदरवाइज अगर 20 या 25 के आसपास रहेगा तो ऑलमोस्ट पहले ही आउट हो जाओगे। और एक कॉमन मिस्टेक जो पजल्स में लगभग सभी लोगों से होती है, और मुझे भी, मेरे भी रिसेंट में जो एग्ज़ाम्स दिए LICAO और NICLAO, इनमें मैंने भी फेस किया कि प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से और या गलत पजल पहले सेलेक्ट करने की वजह से मेरी पजल्स रह गई, तो उसकी वजह से फिर बाकी पजल्स में टाइम नहीं दे पाया और दो पजल छूट गई। तो वो आपको गलती वो नहीं करनी है, एक मोस्ट कॉमन ये मिस्टेक है, क्योंकि आपको स्टक नहीं रहना है, आपको पजल को स्किम करना है
और आपको समझ में आता है, माइंड हिट करता है कि हाँ ये पजल बन जाएगी, तो ही आप उसको शुरू कीजिए। अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट है कि नहीं यार ये तो हल्का सा मेरे माइंड में है, तो मैं इसको थोड़ा बाद में देख सकता हूँ, तो आप जो वो पजल जल्दी कीजिए जो आप पहले कर सकते हो और आपने ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करिए। तो ठीक है, ये तो बात हो गई रीजनिंग की। अब बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट के भी सेम वही है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स पर। यहाँ टाइम थोड़ा कम है, 20 मिनट ही है। तो आप 20 मिनट में 40 क्वेश्चन, क्लर्क में तो पॉसिबल है, लेकिन पीओ में 40 अप टू 40 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कुछ लोग महारथी हों वो कर भी लें, लेकिन मेरे से तो अभी तक कभी हुआ नहीं। जो कर लेते हैं उनकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट लोगों से नहीं हो पाती है। तो पेपर अटेम्प्ट करने का पहले स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसमें नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये सब पहले करने हैं। उसके बाद में आप जब ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो सेम जैसे पजल में हमने मार्क किया था वैसे ही डीआईज में मार्क करना है। नॉर्मली तीन या 4 डीआई आती है, उसमें से कैसलेट आ जाती है, बाकी सब वही पाई चार्ट वगैरह आती है। तो उनमें मोस्टली तो वही रेशियो परसेंट बेस के क्वेश्चन आते हैं, जितना टफ नहीं रहेगा, और आरआरबीपीओ में या क्लर्क में इतना वैसे भी टफ नहीं रहेगा, तो हो जाएगा। लेकिन आपको ये डीआई में सबसे ध्यान रखना है कि एक तो जो डाटा होता है ना, कि कई बार होता है कि डीआई बहुत ईजी रहेगी, आपको रेशियो परसेंट की रहेगी, लेकिन उसका डाटा काफ़ी बड़ा दे दिया जाएगा, थाउजेंड्स में दे दिया जाएगा, या ऐसे जीरोज़ में ना देके 2, 8, 3, मेरा मतलब है कि 1 to 9 वाले लास्ट में अगर यूनिट डिजिट में अगर जीरो ना हो के कुछ और होता है, तो फिर वो काफ़ी कैलकुलेटिंग और वो अलग ही एक हेडेक क्रिएट करता है। तो हम क्वेश्चन तो कर पाते हैं, लेकिन वो टाइम उससे फिर डबल लगता है। तो आप पहले वो मार्क डीआई मार्क कर लीजिए जो आप इजीली आपने पहले बहुत काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है और आपकी उसमें एक्सेल है, तो आपको टाइम भी कम लगेगा और क्वेश्चन भी हो जाएंगे। एक दूसरा है कि जो कैसलेट डीआई होती है उससे ऑलमोस्ट 95% कैंडिडेट्स उससे डरते ही हैं कि कैसलेट आ गया मतलब टफ होगा। एक मेंटलिटी हमने अपने एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम से बना रखी है कि कैसलेट आ गया, नहीं आ रहा तो मेरे से नहीं बनेगा, ये तो बहुत टफ है, ऐसे कैसे होगा। लेकिन अगर रियलिटी में अगर मानो तो आपकी जो नॉर्मल डीआई होती है उससे कैसलेट काफ़ी ईजी होती है। वो खाली एक पजल टाइप में दे दिया आपको, पैराग्राफ टाइप में, और वो एक डाटा आपको बना के दे दिया चार्ट या टेबल में। कैसलेट भी काफ़ी ईजी होती है, तो आप ऐसा नहीं है कि वो बाकी डीआई जो टफ है उसको उसके पीछे पड़े हो, जबकि जो ईजी है एक कैसलेट पड़ी है जिसको आप 2 से 3 मिनट में करके निकल सकते हो, वो आप उसको देख ही नहीं रहे, आप स्किम कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं बैठ रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है, नहीं पंच कर रहा है, तो आप उसको छोड़ दो। लेकिन आप ऐसे नहीं बिना देखे ही छोड़ दे, स्किम कर देते हैं कुछ मेरे भाई। और इसमें जो बाकी फिर 1 लीनियर क्वेश्चन रहते हैं वो काफ़ी ईजी आएंगे। ऐसे नॉर्मली आपको पढ़ते ही दिमाग में पॉपअप कर जाएगा कि इसका कैसे करना है, फिर अपने आप जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से आप कर लीजिए। तो ये बात हो गई। इसमें आपको है कि आपको कितने टारगेट क्वेश्चन कितने टारगेट लेके चलना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको रीजनिंग में बताया कि आपको 35 प्लस आपको रीजनिंग में टारगेट करना ही है। तो क्वांट के अंदर अगर पीओ में देखा जाए तो पीओ में 60 के आसपास हमें 60 to 65 हमें टारगेट लेके चल रहे हैं। इससे कम होगा तो फिर वो थोड़ा नेगेटिव साइड में हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको 25 to 30 क्वेश्चन आपको टारगेट लेके चलना है कि इतने तो हो जाने चाहिए। कोई 30 प्लस की कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने तो कम से कम हो ही जाने चाहिए। सेम वही क्लर्क में नॉर्मली 35 प्लस या 32 33 के आसपास हो जाएंगे, इतना टफ रहता नहीं है, उसमें जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो ये बात हो गई। पहले हमने रीजनिंग की बात करी, फिर क्वांट की बात करी, कैसे पेपर को
अटेम्प्ट करना है। और अगर कुछ इश्यूज़ अभी आप मॉक टेस्ट लेते टाइम अगर इश्यूज़ आ रहे हैं तो उनको अभी रिजोल्व कर लीजिए, प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। और फिर भी अगर आपसे ऐसा हो रहा है कि कुछ इशू ऐसे हैं कि जो आपसे नहीं संभल पा रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा या जो मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने जो फॉलो किया था मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एक जो मेरे काफ़ी दोस्तों ने और काफ़ी लोगों ने मेरे से सेम क्वेश्चन किया था, तो मैंने सोचा ये सबके साथ शेयर कर देता हूँ कि भैया हम रीजनिंग और क्वांट कोई भी टॉपिक ले लो या कोई भी डीआई ले लो, पजल ले लो, कि हम कर तो सकते हैं लेकिन कर भी लेते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है, हम कर लेते हैं लेकिन उसमें हमारी स्पीड नहीं है और उसकी वजह से हमारे बाकी क्वेश्चन रह जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि अपना मोबाइल या वॉच जो घड़ी जो आपके पास है उसका टाइमर लगा के आप पजल सोल्व कीजिए। कि एक पजल ले लिया आपने पेपर पे, या अगर प्रिंट है तो पेपर पे, नहीं तो ऑनलाइन यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, उनके आप पॉज करके आप खाली पजल देख लीजिए और अपना साइड में टाइमर लगा लीजिए। फिर आपको टाइमर लगा के करोगे ना तो आपको कभी लगेगा कि आपने 2.5 मिनट में किया है, 2 मिनट में किया है। तो आप यकीन मानिए टाइमर के साथ जो क्वेश्चन करते हैं ना उनमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। आपकी धीरे धीरे इतनी अच्छी स्पीड हो जाएगी कि जो प्रीलिम्स लेवल के पजल्स हैं वो आपको विदिन 1 मिनट कर पाओगे। क्योंकि एक जब टाइमर होगा तो एक अलग ही आपके माइंड में प्रेशर रहेगा कि टाइम होने वाला है। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। क्वांट के लिए तो सीधा सा है कि भाई कैलकुलेशन स्पीड, मेंटल कैलकुलेशन करो, जितना ज़्यादा मेंटल कैलकुलेशन करोगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, उतना जल्दी आपका पेपर ख़त्म होगा, उतना जल्दी आप वो जो भी डीआई या क्वेश्चन रहेंगे उसको सोल्व कर पाओगे। क्योंकि पूरा का पूरा खेल कैलकुलेशन का है। अप्रोक्सीमेशन नॉर्मल आएगा, सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल आएगा, लेकिन कौन उसको मेंटली कैलकुलेट करके उसको आंसर करेगा या कौन मेरी तरह लिख के उसको सोल्व करेगा, तो वो एक फ़र्क क्रिएट करेगा। वही एक डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। वही सिंप्लीफिकेशन अगर 10 क्वेश्चन आए तो सब लोग कर देंगे उनको, लेकिन फ़र्क क्रिएट वहाँ होगा कि वही किसी ने वो 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 5 या 4 मिनट में कर लिए और मेरे जैसा कोई मेरा भाई उसको 10 मिनट में लगा रहा है। तो वो जो 5 मिनट उसने सेव किया ना, बस वही उसको मेंस के लिए लेके जाएगी आगे। तो आपको अगर आपने अभी तक टेबल्स या जो स्क्वायर रूट्स या क्यूब्स याद नहीं किए तो भाई सुबह सुबह जब भी आप पढ़ने बैठते हो उससे पहले 2-3 बार उसको पढ़ लो, लिख लो। और जो भी स्क्वायर रूट्स के जो ट्रिक्स होते हैं वो सच में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। क्यूब रूट, अगर एग्ज़ाम में क्यूब रूट नॉर्मली सोल्व करने जाओगे तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर उनसे करोगे, ट्रिक से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप क्वांट के लिए, स्पीड के लिए, कैलकुलेशन स्पीड के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि भाई अभी भी बहुत टाइम, 20 दिन पीओ के लिए और क्लरिकल के लिए 30 to 35 डेज पड़े हैं। उसमें भी आप अपनी स्पीड काफ़ी अच्छी कर सकते हो, कैलकुलेशन स्पीड कर सकते हो। जो आपके मार्क्स अभी 20 तक या 25 तक अटके हुए हैं उसको आप 5 या 7 नंबर या 10 नंबर ऊपर बढ़ा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने यहाँ बात करी आरआरबी पीओ और क्लरिकल के प्रीलिम्स जो अभी आने वाला है नवंबर के लास्ट और दिसंबर फर्स्ट में, उसका आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने उसकी स्ट्रेटजी, पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी भी हमने शेयर करी और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आप कर सकते हैं। अगर आप फिर भी आपके पास कोई डाउट है या आपके कुछ भी इश्यूज़ आपके आ रहे हैं मॉक टेस्ट देते टाइम या तैयारी के टाइम, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली डीएम करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जब भी टाइम होगा आपको जो भी आपकी क्वेरीज होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश पूरी करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं, बाय बाय।